हार्ड कोर खालिस्तानीज वो एक एजेंडा चला रहे हैं। उसमें उन्होंने आस्क इंडिया वाई एक पेज बना रखा है, वेबसाइट बना रखी है, उसके अंदर वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये जो उनका प्रोग्राम बना है, इट इज राइट फ्रॉम 2020 से उन्होंने एक प्लानिंग बनाई किस तरह से हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए वर्ल्ड के अंदर। सितंबर से लेकर के अभी तक उस एजेंडे पर काम करते आ रहे थे। भला उस ग्रेटा थंबर्ग का कि उसने ट्वीट कर करके वो जो टूल किट थी, टूल किट में एक प्रोग्राम शीट वो अपलोड कर दी एंड दैट बिकेम वायरल। उसके बाद उसने डिलीट भी कर दी। अगर वो टूल किट नहीं आती तो हाउ कुड वी नो कि साहब वॉट एवर इज हैपनिंग, जो कुछ भी किसान आंदोलन में हो रहा है वो एक प्री प्लान चल रहा है। आप सभी दर्शकों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं SD बिंद्रीश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आज मैं आपके सामने ये जो किसान आंदोलन है इसका असली रूप दिखाना चाहता हूं। राइट फ्रॉम डे वन I had been telling that it is not a किसान आंदोलन। ऑन एन एवरेज जो किसान हमारा बैठा हुआ है खेतों में, उसके पास 2 महीने का टाइम निकाल करके, अब तो बल्कि 3 महीने हो रहे हैं, अपने खेती को उजाड़ करके एक ऐसे कानून को रद्द कराने के लिए जो कि उसको बहुत आगे 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 और उन्नति के पथ पर ले जाएगा, कोई समय नहीं है। ये अगर मैं कहूं ये जो आंदोलन है ये आंदोलन नहीं है। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और जब से हमारे मोदी आए हैं, जिस तरह से एक बैंकरप्ट सरकार जिसका बजट बिल्कुल डेफिशिएंट था, फॉरेन एक्सचेंज भी उसका रिजर्व 0 के नीचे था, उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने के लिए जिस तरह से उन्होंने इस कंट्री की वर्ल्ड वाइड इमेज बनाई है और जिस तरह वो इस कंट्री को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारा देश सर्वोत्तम देश बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, या यूं कह लीजिए विश्व गुरु की तरफ बड़ी तेजी से अग्रसर होता जा रहा है। जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 70-75 साल रूल किया और उनका मकसद सिर्फ इस देश को लूटना, अपनी जेबें भरना, बाहर बैंकों में पैसा जमा कराना, देश की विरासत जो थी, संस्कृति तो तार तार करना, अब उनसे हमारे देश की तरक्की नहीं देखी जा रही है। इन शॉर्ट, अगर मैं एक सेंटेंस में कहना चाहूं तो क्रक्स ये है, इट्स अ फाइट ऑफ इस्लामिक फोर्सेस एंड कम्युनिस्ट फोर्सेस अगेंस्ट द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। इन शॉर्ट, पाकिस्तान के इमरान साहब हैं, ये तो झूठे बर्तन साफ करते थे। उन्हीं खालिस्तानियों ने, बब्बर खालसा ने अपने टेंट लगा करके लोहड़ी वाले दिन मरजा मोदी मरजा मोदी मरजा मोदी के नारे लगाए। ये इनकी स्क्रिप्ट नहीं थी, ये तो वही पाकिस्तान जनरेटेड खालिस्तान प्रोजेक्ट था।
जिसको पाकिस्तान शुरू से ही पानी देता आया है, नॉरिशिंग करता आया है, इसको पनपाता आया है। ये जो खालिस्तानी प्रोजेक्ट है, इट्स ए न्यूसेंस नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट आल्सो फॉर द कनाडा। बल्कि हमसे ज्यादा न्यूसेंस कनाडा में हो गया। और त्रुदेव जो थे, जिन्होंने अभी कुछ कमेंट्स किए थे किसान आंदोलन पर, वो एक बहुत मजबूरी में किए थे। अभी मैं कुछ दिन पहले एक मैकडॉल लॉरिस इंस्टीट्यूट है जो ओटावा में है, कैनेडियन थिंक टैंक है, उनकी एक रिपोर्ट देख रहा था जो सितंबर 2020 में रिलीज हुई थी। उसमें उन्होंने किस तरह से इस बात को एस्टैब्लिश किया था कि जो खालिस्तान है, इट्स ए थ्रेट टू द sovereignty, integrity and security of both the countries, not only India but also for Canada. It is the product of Pakistan assisted by China to disintegrate India into pieces. और हमारे देश में गृह युद्ध ऐसी स्थिति लाके रखी। कारण पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ जितने भी युद्ध किए हैं, किसी भी युद्ध में डायरेक्ट अटैक में वो नहीं जीत पाया। देर आफ्टर उसका जो नजरिया था वो बिल्कुल बदल गया। उसको पता है डायरेक्ट अगर हम लड़ेंगे हिंदुस्तान से तो जीत नहीं पाएंगे। उसने गुरिल्ला टाइप जो है ना युद्ध स्टार्ट किया, जिसमें वो अपने टेररिस्ट भेजता है या टेररिस्ट एक्टिविटी क्रिएट करता है, हमारे देश में स्लीपर सेल भेजता है और यहाँ अनरेस्ट पैदा करता है, और थ्रू सम कॉमर्शियल एक्टिविटी लाइक कबाड़ी एक्सेट्रा या लव जिहाद हो। अब क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वीक है एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी इज सो हाई, इट्स लेफ्ट हार्डली विद एनी मनी टू फीड इट्स ओन पीपल। पाकिस्तान को इस बात का डर लगा हुआ है कहीं हिंदुस्तान, ये मोदी ने जब से आए हैं और जब से सर्जिकल स्ट्राइक करी है, J&K से 370-35 हटाई है, और ट्रिपल तलाक का या CA NRC का जो लेके आई हैं, उसे पाकिस्तान इतना डरा हुआ, इतना हताश है, जैसे कोई बिल्कुल जख्मी जानवर पड़ा हो और वो बिल्कुल फड़फड़ा रहा हो, वो उसकी हालत हो गई है। एक कटोरा लेकर के वो कभी चाइना पे, कभी अमेरिका के पास, कभी डिफरेंट कंट्री के पास जा रहा कि साहब मुझे कुछ दे दो, मेरी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस बड़ी प्रॉब्लम में है। और वो पैसा जो उसको मिलता है वो टेररिस्ट एक्टिविटी पर खर्च कर रहा है। और जो प्रो खालिस्तानी सिख लीडर्स हैं, they are enjoying some patronage not only in India, especially Punjab, but also in Canada. They enjoy widespread political patronage, a clout in Canada for their control over the Gurdwara cash flow, community votes, reportedly pressurized the funded government into removing the Khalistan reference even from the annual report, wherein the government of the Canada has specially said that Khalistan has become a threat to the sovereignty and integrity of the Canada. वहाँ से वर्ड खालिस्तान निकाल कर उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट का वर्ड लगवा दिया था। मतलब दैट खालिस्तानी मूवमेंट हैज गॉट सो मच से इन कनाडा। वहीं पर दो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, MO धालीवाल और दूसरी हैं अनीता लाल। बोथ ऑफ दी सपोर्टर्स
they promoted one poetic justice foundation. इस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है, they are raising this issue of Khalistan on the same pattern जो हमारे कश्मीर के अंदर था, that is self determination right. वो ये कहते हैं कि साहब हमें ये राइट होना चाहिए, हम अपने आप ये डिसाइड करेंगे क्या हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते नहीं रहना चाहते. अरे व्हेन योर स्टेट वाज annexed with India 1947, हाउ द क्वेश्चन राइज एट दिस स्टेज कि साहब who is going to give you power to decide whether you want to be a member of this country or not. इसके लिए वो फंडिंग इकट्ठे करते हैं और ऐसे ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं, आप अगर मैं कहूं तो देख के हैरान हो जाओगे. कहते हैं 50 to 60% जो किसान हैं दे आर लैंडलेस. हर साल हमारे देश में 10,000 किसान मरता है. किसानों का वजूद इस देश से खत्म हो रहा है. ये जो कम्युनिटी है डायस्पोनिक कम्युनिटी के नाम से दिया गया, इसका मतलब होता है कि एंस्टिंग टाइप की कम्युनिटी बनती जा रही. दिन ब दिन किसान इस देश से विलुप्त होते जा रहे हैं और ये भ्रमक टाइप की होगी. जब उनको नहीं मिलता तो बेचारे गांव से छोड़ करके और शहरों में आने लग गए और वो किसान नाम की चीज देश से धीरे खत्म होती जा रही है. और तो वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर कि साहब जो हमारी सरकार है हर किसान को एंटी नेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही है और इनको मजबूर कर रही है कि उनके ऊपर इतना कर्ज हो जाए कि वो एक दिन खुदकशी कर ले. और जो हमारे देश की इमेज बनाई थी मोदी ने योगा के थ्रू व्हेन ही केम इन पावर 2014, और चाय और योगा जो था वो कहते हैं देर ऑल फ्लॉप. मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एजेंडा नैरेटिव जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन विच इज ऑपरेटेड बाय 2 सिख हार्ड कोर खालिस्तानीज, वो एक एजेंडा चला रहे हैं. उसमें उन्होंने एक आस्क इंडिया वाई एक पेज बना रखा है, वेबसाइट बना रखी है, उसके अंदर वो नैरेटिव सेट करे हैं. ये जो उनका प्रोग्राम बना है इट इज राइट फ्रॉम 2020 से उन्होंने एक प्लानिंग बनाई किस तरह से हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए वर्ल्ड के अंदर. सितंबर से लेकर के अभी तक उस एजेंडे पर काम करते आ रहे थे. ये तो भला उस ग्रेटा थंबर्ग का कि उसने ट्वीट कर करके वो जो टूल किट थी, टूल किट में एक प्रोग्राम शीट वो अपलोड कर दी एंड दैट बिकेम वायरल. उसके बाद उसने डिलीट भी कर दी. अगर वो टूल किट नहीं आती तो हाउ कुड वी नो कि साहब वॉट एवर इज हैपनिंग, जो कुछ भी किसान आंदोलन में हो रहा है वो एक प्री प्लान चल रहा है. बाकायदा 3 जनवरी को मीटिंग होती है, 8 जनवरी को मीटिंग होती है, फिर 5-15 जनवरी को मीटिंग होती है और हर मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप. पहली जो मीटिंग थी 10 जनवरी को हुई, उनकी सेकेंड मीटिंग. पहली 3 जनवरी को हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रखे थे जिसको पूछने से देश की इमेज बहुत होती. जैसे वाई यू आर किलिंग माइनॉरिटीज, वाई इंडिया इज किलिंग फार्मर्स, वाई देर इज नो ह्यूमन राइट
इस तरह के उन्होंने क्वेश्चंस जो है ना सेट किए थे कि आप पूछिए। फिर उन्होंने कुछ जो आपके स्पोक्समैन को ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया था। फिर उन्होंने एक मीडिया लिस्ट, जो उनके फेवरेबल मीडिया थे, जिनको हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े क्या, एंटी नेशनल या लेफ्टिस्ट पार्टी, इस टाइप के सारे मीडिया को उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया, जो कि इनकी मेंटलिटी हमारे देश की प्रोग्रेस को न देख करके देश की जो है ना तोड़ने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है। जैसे हमारे यहाँ वायर है, एनडीटीवी है, स्क्विंट है, लाइव टीवी है, सो मेनी मीडिया जो आपके चैनल्स हैं, दे आर ऑल ऑन द रोल ऑफ दैट आस्क इंडिया वाई, या आपका कह लीजिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। उसके बाद में उन्होंने पूरा उनकी लिस्ट बनाई, प्रिंट वालों की, टीवी मीडिया की, डिजिटल की, रेडियो की, और उन्होंने रिपोर्टर्स फिक्स करे कि तुमने कहाँ कहाँ किस किस रिपोर्टर ने दिल्ली के किस किस बॉर्डर पे रहना है, वहाँ की कवरेज इकट्ठी करनी, किस तरह से उन्होंने उसको जो है स्पोक्समैन को देनी है, और कैसे स्पोक्समैन जो मीडिया के सामने जाएगा किस तरह से वो देगा। उसके बाद 18 तारीख को जनवरी को मीटिंग होती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि किस टाइप की प्रेस रिलीज बनाई जाएगी और वो प्रेस रिलीज किस तरह से मीडिया के पास जाएगी, उसकी एडवाइजरी क्या होगी, और प्रोटेस्ट कैसे किया जाएगा, और कितने बजे स्टार्ट होगा, कहाँ कहाँ से प्रोटेस्ट करना, और ये मीडिया वाले और जो तुम्हारे रिपोर्टर स्पोक्समैन किस तरह उन साइट पर अवेलेबल होंगे। उसके बाद 24 जनवरी को उन्होंने ये कहा कि जो जो आपने ट्वीट्स वगैरह दिए हैं उसको सोशल मीडिया पे इतना एम्पलीफाई कर दो कि हर आदमी जो हिंदुस्तानी है उसकी बात में ये बात जानी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, मुस्लिम के साथ, सिखों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। या ह्यूमन राइट नाम की कोई कमीशन नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, या डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। और जब से मोदी जी आए यहाँ सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। इट डजंट डिजर्व टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री एट ऑल। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि साहब किस तरह से 26 जनवरी को ये प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, एंड हाउ द खालिस्तानी फ्लैग विल बी अनफर्ल्ड, और किस तरह से उन्होंने कहा था कि हम इतना फिनांस करेंगे। ये सारा प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने जो बिग सेलिब्रिटीज़ हैं वर्ल्ड की मानी हुई, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है जो कि एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, उसके बाद में रिहाना है जो कि पॉप सिंगर है जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। 18 करोड़ तो मैं कल रिहाना साहब को दे दी है इसी फंडिंग से। उसके बाद निकिता जैकब है जो कि हमारे हिंदुस्तान की आप पार्टी की बहुत अच्छी नेता है। शी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस होल एक्टिविटी। और उसके बाद मियाँ खलीफा हैं जो मैंने बताया अडल्ट फिल्म में काम करती हैं। ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट ये सारी बिग सेलिब्रिटीज जो हैं ना वो हैं इस रेस में कूद पड़ी है। उसका पर्पस किसान को बेनिफिट देना नहीं है, उसका पर्पस सिर्फ यह है कि किस तरह से हिंदुस्तान की इमेज को खराब किया जाए, किस तरह यहाँ जो लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं और किस तरह यहाँ जो इस्लामिक फोर्सेस हैं, मार्क्सवादी हैं जिसके अंदर आपका केजरीवाल भी आता है, किस तरह उनको प्रमोट किया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए ताकि ये देश के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज पॉपुलर बन सके। उसके बाद में बर्मा में देखिए क्या हाल हुआ है। वो शाइन चीज जो थी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 2010 से चली आ रही थी, ओवरनाइट जो है ना उसका भी तख्ता बदल दिया, वहां पे मिलिट्री शासन कर दिया। जो उनके इंचार्ज है मिलिट्री के, ही इज वेरी क्लोज टू द चाइनीज। कहने का मतलब मेरा ये, चाइना के इतने ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है कि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी उसके रास्ते के अंदर आए और कांटा बने। अभी आप देख लीजिएगा इसको, लंका को,
लंका के अंदर एक कोलंबो बंदर का है जहाँ का 80% जो ट्रांजैक्शन होती है हिंदुस्तान से होती है, ट्रेड सब कुछ वहीं से होता है। और उन्होंने एग्रीमेंट किया था हिंदुस्तान से कि साहब आप जो हैं ये हम आप इसको मेंटेन करिए, बनाइए, इसको मॉडर्नाइज कीजिएगा। दैट वाज ड्यूली साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। पर वहाँ भी कम्युनिस्टों ने ठीक जैसे 26 जनवरी का दिन यहाँ चुना, वहाँ भी इंडिपेंडेंस थे, उस दिन उन्होंने इतने ज़्यादा दंगे वहाँ करवा दिए, इतने ज़्यादा दंगे करवा दिए उन्होंने। एंड दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश बाय देयर जो पुलिस फोर्सेस है, उनकी जो सीआई है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने कह दिया कि साहब ये जो दंगे हुए हैं सब बाय दी मोटिवेटेड फंड जो है वो सब चाइना से आया। और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने कह दिया लंका ने कि हम आपसे ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम चाइना से ही करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट जो है इन सब हालात को देखते हुए मेरे हिसाब से जो है, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कौन सा है जब वो हो सकता है कि मोदी का भी तख्ता बदलने की कोशिश करें। तो किसान आंदोलन तो टूल है, उसके कंधे पर चढ़ करके वो बंदूक चला रहे हैं। ये जो बैठे हैं केजरीवाल जी, ये जब पुलिस को दी गई बसें को उठा लेते हैं, वापस मंगा लेते हैं, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह से यहाँ से दंगा भड़के और पुलिस समय पर मौके पर ना जा पाए। अगर गई है तो वापस ड्यूटी चेंज करने के लिए वहाँ से ना आ पाए, और दूसरी जो जाती है रिप्लेसमेंट टीम जाती है, वो रिप्लेसमेंट टीम ना जाए और वहाँ पे कत्लेआम हो। और जो रियाट हमारे हुए थे 26 जनवरी को, वही 6 फरवरी को हुए। और अभी रिसेंटली एक निकिता जैकब करके एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने ये जो आस्क इंडिया वाई जो उन्होंने वेबसाइट बना रखी है, ये जो पीजेएफ ने और जो सिख फॉर जस्टिस जो है, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी, उसको एडिटिंग भी की है उसने। मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस। और सबको मालूम है कि केजरीवाल का पास्ट क्या था, किस तरह से फोर्ड फाउंडेशन से पैसा ला करके ये उसके एंजॉय करते थे, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते थे या नेशनल में एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते थे। और किस तरह से आईआरएस में होने के बावजूद भी ये दफ्तर में तो जाते ही थे, कभी कदा चले जाते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज टू गो टू अमेरिका, यूएसए विद द फोर्ड फाउंडेशन, वहाँ से फंडिंग ला करके पूरा ग्रुप बना रखा था, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और उसके बाद में किस तरह उन्होंने एक झूठे मतलब कर एक फेक करके लालच का गाजर दे दे के लोगों को, फ्री आईफे दूंगा आपको, फ्री ट्रैवलिंग दूंगा लेडीज़ के लिए, मुफ्त में पानी दूंगा, मुफ्त में बत्ती दूंगा, और वो इलेक्शन जीत गया। आप कांग्रेस को ले लीजिए, व्हाट इज राजीव गांधी फाउंडेशन, कितना पैसा ये जाते हैं। जब सोनिया गांधी जाती है, राहुल गांधी जाते हैं चाइना के अंदर, जबकि हमारा उनसे युद्ध हो रहा है, टर्म्स खराब चल रहे हैं, वहाँ जाकर नेगोशिएट करते हैं और वहाँ से फंड लेके आ जाते हैं, कहते हैं हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे हिंदुस्तान में। किस तरह से जो हमारा रिजर्व था 337 बिलियन का, वो जो है इन्होंने ख़त्म करके नेगेटिव में ले आए। मतलब 376 बिलियन का इन्होंने हमारे देश को नुकसान पहुँचाया है, हमारी इंडस्ट्रीज ख़त्म करी है। एक चांदी के टुकड़ों के ऊपर कांग्रेस ने किस तरह देश का बेड़ा करा, किस तरह संस्कृति को इसको उन्होंने स्पॉइल किया है। वही चीजें अब आ रही हैं। सब जने मिलकर के, उन सबका एक ही टारगेट है कि मोदी इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग अ लॉट, जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन के अंदर उनकी जो वो बहुत नीचे जा रही है। और हमारा देश जो है ना, 1 नंबर पे इसकी इकोनॉमी जो है, इसकी ग्रोथ जो है, दैट इज गोइंग मैक्सिमम इक्विवेलेंट टू चाइना, बल्कि चाइना से भी आगे। चाइना का 4 था तो इसका 13 था। इन सब की नजरें जो है ना इस समय यही हो रही कि उनको मोदी से अगर नाराजगी है तो देश को तो बर्बाद मत करो। मैं तो देख के रहा, ना राहुल गांधी, ना उनकी प्रियंका, ना सोनिया गांधी, किसी 500 आदमी जख्मी हुए, किसी को देखने नहीं गई। और वहां पे जो आदमी शराब पी के, दारू पी के इतनी स्पीड में लाकर ट्रैक्टर जो है ना वो बैरिकेड तोड़ के जो पुलिस को मारने की कोशिश कर रहा, उन पर चढ़ा रहा था, अगर उसका बैलेंस आउट हो गया वो पलटी खा जाता है ट्रैक्टर, वो मर जाता है ऑन द स्पॉट।
और उन्हीं के जो एजेंट थे सरदेसाई टाइप के और दूसरे थे जो शशि थरूर टाइप के, वो एक पब्लिक में रूमर फैला देते हैं कि साहब पुलिस की गोली से मारा है, ताकि लोगों में पुलिस के प्रति नफरत पैदा हो या पुलिस से वो पथराव करें, उन पर डंडे बरसाएं। तो ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मोदी जी से, मेरा आपका अमित शाह से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब नरमी नहीं चलेगी। जैसे 55 दिन के बाद सीए कानून को उठाया गया था, अगर वो पहले उठ जाता है तो फंडामेंटल राइट सभी के, चंद एक लोगों के नहीं है बल्कि पब्लिक एट लार्ज, उनके भी तो फंडामेंटल राइट है। कितने लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे 500-600 आदमी ने बैठ करके रास्ता रोक रखा था। कितनी लोगों को इनकन्वीनियंस हुई थी। वाई? बिकॉज द स्टेट एंड जुडिशरी बोर्ड फेल टू रिमूव देम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इफ यू आर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन एट सम स्पेसिफिक प्लेसेस, दैट इज नॉट मतलब हिंडरिंग योर राइट टू प्रोटेस्ट। इसी तरह से जब इनको आपने बुराड़ी में जगह दी थी, आप यहाँ आकर के कुछ आदमी, जो लिमिटेड आदमी, अपना धरना दो, में कोई इतराज नहीं, पर ये माने नहीं। इन्होंने तीनों चारों जगह जो बॉर्डर्स थे हमारे चारों, उनको सील कर दिया था और वहाँ आने जाने का इतनी प्रॉब्लम लोगों को हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई, पूछिए मत। हमारी गवर्नमेंट हेल्पलेस और हमारी जुडिशरी भी हेल्पलेस। या फिर हमारे देश की पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए कि जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर झंडे अलाउड नहीं करने चाहिए। उन्होंने झंडे हमारे देश के जो लठ में बंधे हुए थे उनके पास जमीन पर रख के उनको पैरों से कुचला है, उसके बाद में पेट्रोल डाल के आग लगाई है। ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। 26 जनवरी को लोग उसके ऊपर सलाम कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर उसकी अप्रिसिएशन हो रही है। उसका एक ही तरीका है कि झंडों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो, झंडों की आड़ में वो जो लकड़ियां लेके आते, बड़े बड़े डंडे लेके आते हैं 6-6-7 फुट के, उनका वो पुलिस के ऊपर वार करते हैं, पब्लिक को मारते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन डज नॉट मीन दैट यू शुड कैरी ए बिग लाठीज 5 to 6 feet, जिसकी 2 लाठी सिर पे पड़ जाए तो बंदा, उसका सिर फट जाए और वो बंदा कोलैप्स कर जाए। इज इट ए पीसफुल प्रोटेस्ट? नो। ये उनको दिल्ली पुलिस को इंश्योर करना चाहिए, दिल्ली में कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसमें झंडा बिल्कुल अलाउ ना करें, ताकि ये कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी रोकी जाए। मेरा कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि जो हमारा समय चल रहा है देश का, ये बहुत क्रूशियल टाइम है और हमारी सरकार को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। अमित शाह की ड्यूटी और बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और एक दिन हमारे देश में वही हो, या तो ट्रंप वाला सिस्टम हो या बर्मा वाला हो। बर्मा वाला तो नहीं हो सकता, बिकॉज द पावर इज विद द प्रेसिडेंट। जो हमारे सिविल डिफेंस के चीफ हैं उनके पास पावर नहीं है। पावर जो प्रेसिडेंट है, जो कि वो सुप्रीम तीनों का कमांडर, उनके पास पावर है। परंतु अगर किसी तरह से अपोजिशन जो है इस तरह से आकर के रूलिंग पार्टी के ऊपर कब्जा कर ले, जैसा वहाँ पार्लियामेंट के अंदर हुआ था, तहलका मच जाए, तो देश की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसमें बड़ी सॉलिड है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मेजोरिटी के अंदर है, हु कैन डिसाइड द थिंग, टेक वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दे शुड डू समथिंग टू एरेडिकेट सच एंटी नेशनल एलिमेंट्स। आई एम ग्रेटफुल टू द मोदी एंड योर अमित शाह, जिन्होंने इसको कुछ दिन कंटिन्यू करने को इसलिए अलाउ किया ताकि जितने जो स्लीपर सेल्स थे, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, जो सिख फॉर जस्टिस के थे, जैसे आपके पन्नू जी थे, हरमीत सिंह थे, परमजीत थे, पम्मा थे, जो कि हमेशा आपके बाजवा से, वो जो चावला जी वहाँ बैठे हैं और जो वहाँ पे इमरान साहब है, उनके टच में रहते थे, किस तरह से फंडिंग उनके पास आई थी, ठीक उसी तरह से जैसे कि आपके कश्मीर के अंदर जो हमारे दूसरे थे उनके पास फंडिंग आती, उसी तरह इनके पास फंडिंग आ रही है। कुछ फंडिंग चाइना से आती है, आइदर थ्रू कनाडा और थ्रू ब्रिटेन, एनीवेयर एल्स। इनकी फंडिंग को जब तक नहीं रोका जाएगा तो हमारा देश का जो फ्यूचर है बहुत ही डार्क हो सकता है। और भगवान की दया से अगर हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो कि हमें आज तक नहीं मिल पाया है,
जो अपने परिवार की परवाह नहीं करता, सोने की परवाह नहीं करता, किसी अपोजिशन की परवाह नहीं करता, उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि आई शुड वर्क फॉर 130 करोड़ ऑफ माई पब्लिक whom I consider to be member of my family। जो ये कहता पार्लियामेंट इज ए प्लेस ऑफ टेम्पल, जाने से पहले उसको नतमस्तक होता है, कहता है इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी तरह से जो हमारा देश इस समय बहुत खतरे की गुजर रहा है, तो देश के हर नागरिक को, चाहे वो असम में हो, चाहे बेंगलुरु में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, कलकत्ता में हो, गुजरात में हो, कच्छ में, कहीं पर भी हो, वो ऐसे एलिमेंट्स को जो देशद्रोह का काम करते हैं उनको एक्सपोज करें, उनके खिलाफ शिकायतें डालें, उनको कोऑपरेट नहीं करें। हर तरफ से अभी देख लीजिए, आपका वो यलगार का एक परिषद का फंक्शन हुआ था भीमा गांव के अंदर, जो लास्ट टाइम 2017 में 18 में काफ़ी डिस्प्यूट में आया था। उसका पर्पस भी वही था। ये जो उन्होंने बना रखी यूनिवर्सिटी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, ये किस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है? कई बार ये मैं क्वेश्चन करता हूँ, कई बार मुझे बड़ा अफसोस होता है, यूपीएससी जिनको सेलेक्ट करके भेजती है, उसमें हामिद अंसारी भी थे और आपके बहुत सारे रामचंद्र, बहुत सारे उसमें आए थे जो कि आफ्टर रिटायरमेंट और ड्यूरिंग रिटायरमेंट सर्विस रिजाइन करके दे आर मतलब गोइंग इन एंटी नेशनल एक्टिविटी। क्या उनका एप्टीट्यूड ठीक से नहीं होता है? क्या उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती है? क्या उनका मेंटल स्टार्टअप इंचार्ज ठीक से नहीं देख पाते? एक आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो आर मेकिंग द डीएम ऑफ द एरिया, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी होती है रीजन की, उनकी अगर ऐसी मेंटलिटी, वो कैसे काम करेंगे? और ये पार्लियामेंट कुछ कर ना सके, एग्जीक्यूशन शांत होकर बैठ जाए, इट्स ए स्टेट फेलियर। व्हाई शुड वी सफर? बल्कि मेरी मोदी जी से और अमित शाह से ये प्रार्थना है कि थोड़ा संविधान को रिव्यू करें, बिकॉज वी हैव टू ऑडिट इट। क्या हम 70-75 सालों में जो हमारी उम्मीद थी संविधान से, क्या वो हमने पाया है? अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया? संविधान देश के लिए है, देश संविधान के लिए नहीं है। इट शुड बी अमेंडेड, रादर इट शुड बी ओवरऑल रिव्यूड। तो अंत में मैं यही कह के मैं अपना ख़त्म करना चाहता हूँ डिबेट को, कि हालात इस समय देश के बहुत नाजुक हैं। हर देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो हमारे मोदी के हाथ को सुदृढ़ बनाए, उनका साथ दे, और जो फेक न्यूज़ मॉन्गर्स हैं, जो देश तोड़ो शक्तियाँ हमारे देश में घूम रही हैं, उनको एक्सपोज करें, उनकी खिलाफत करें। क्योंकि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है बेसिकली, ठीक है, वो बाहर से आए थे, हमने उनको शरण दिया, बढ़ गए हैं, तो वी कैन नॉट इग्नोर देम, बट दे शुड आल्सो ट्राई नॉट टू इग्नोर अस। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम जितनी जल्दी डिस्कार्ड कर सके, जितने उनको सुधार सके या उनको सजा दिलवा सके, वो ही अच्छा होगा। जय हिंद।